नमस्कार, आदाब, मैं शरियाज। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। संजय राउत का आरोप, विपक्षी गठबंधन के अस्तित्व पर उठ रहे सवालों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। पार्टी की बैठक में शरद पवार का बड़ा ऐलान, कहा मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, नहीं होगा एनसीपी से विलय। बीजेपी में आज 41 उम्मीदवारों के लिए मंथन, जल्द आएगी दूसरी लिस्ट। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की एक और गारंटी, आरडब्ल्यूए के तहत होगी सिक्योरिटी गार्ड्स की नियुक्ति। वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दी अपनी प्रतिक्रिया। सपा नेता मुजीबुर रहमान ने खुद को मारी गोली, कैंसर से पीड़ित। संभल में मस्जिद के पास के कुएं में पूजा से सुप्रीम कोर्ट की रोक। हॉलीवुड स्टार्स के बंगले खाक, 1 लाख से ज्यादा बेघर, आग से कैलिफोर्निया में तबाही। अब समाचार विस्तार से। इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के अच्छे नतीजों के बाद कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वो गठबंधन को जिंदा रखे और सभी दलों को एकजुट करके आगे का रास्ता दिखाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई, जिससे लोगों में शक पैदा हो रहा है। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबको एक साथ बैठकर क्या करना है, देश में कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका है कहना कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं है, डायलॉग नहीं है, चर्चा नहीं है। उसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के कुछ हफ्ते बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 2 दिवसीय बैठक हुई है। बैठक में पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अजीत पवार के साथ जाने की खबरों का खंडन किया है। साथ ही साफ कर दिया है कि वो मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी ओर पार्टी नेताओं ने शरद पवार को पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत किया है। पार्टी के विधायक और सांसदों ने शरद पवार के साथ खड़े रहने और एकजुट रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि शरद पवार ने जो आरएसएस के बारे में कहा उससे आप तारीफ नहीं बोल सकते हैं। इस पर अब बीजेपी नेता की टिप्पणी आई है। महाराष्ट्र में संगठन पर्व शुरू हुआ है और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी आज घर घर चलो अभियान के माध्यम से महाराष्ट्र के 1 लाख बूथ पर हम जा रहे हैं। हमारा बूथ अध्यक्ष से लेके बीजेपी के स्टेट अध्यक्ष तक, यानी मैं खुद और हमारे सारे नेता हर बूथ पर जाकर अभियान करेंगे। प्राथमिक सदस्यता जनता को देंगे। 1.5 करोड़ जनता को प्राथमिक सदस्यता हम देने वाले हैं। हम हर घर जाकर 8800002024 ये क्रमांक के ऊपर डायल करने के बाद हमारे पार्टी कार्यालय से ओटीपी और लिंक आती है। वो लिंक पर आपने पूरी माहिती भरने के बाद आपको बीजेपी का आई कार्ड मिल जाता है। ये अभियान हम चला रहे हैं और ये अभियान पूरे महाराष्ट्र के पंचायत से पार्लियामेंट तक सारे जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में गुरुवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक स्टील प्लांट की चिमनी गिरने से उसमें कई मजदूर दब गए। दबे मजदूर को निकालने में प्रशासन जुटा हुआ है। वहां से 2 मजदूरों को घायल अवस्था में निकालकर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर दबे मजदूरों को निकालने में जुटी हुई हैं। जो स्मेल्टिंग प्लांट है उसका जो साइलो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर गया था कल दोपहर में, और जिसमें
जो काम करने वाले मजदूर हैं वो चपेट में आ गए थे और उसके बाद ही प्रशासन की टीम त्वरित रूप से यहाँ पहुंची, पुलिस की टीम आई और उसके बाद हम यहाँ सतर्क होकर पूरे मिशन मोड में काम कर रहे हैं। आप जैसा देख सकते हैं कल रात भर जो साइलो के स्ट्रक्चर से अटैच सब स्ट्रक्चर है उसको हटाने का काम चल रहा है, साइट क्लियरेंस का काम चल रहा है। वी हैव मैन पावर, वी हैव एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एंड इक्विपमेंट्स आर इन प्लेस। वंस द साइट इज क्लियर्ड उसके बाद हम लोग जो है मेन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये क्रेन है 450 टन कैपेसिटी की और जो वहाँ पे साइलो स्ट्रक्चर गिरा है उसका डेड वेट लगभग 150 टन का है और उसके अंदर जो है फ्लाई ऐश भी भरा हुआ है, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 टन के आसपास का वेट है जो बहुत ज्यादा होता है। और उस वेट को लिफ्ट करने के लिए ये क्रेन को बुलवाया गया है और ये क्रेन अपना काम साइट क्लियर होने के बाद शुरू करेगी और उसको रिमूव करके साइलो स्ट्रक्चर को उसके बाद जो है हम रेस्क्यू करेंगे। और तिवारी ने कहा है कि दिल्ली को सजाने, संवारने, निर्माण करने और विकास में सबसे ज़्यादा योगदान उन लोगों का है जो पूर्वांचल से आकर यहाँ बसे हैं। बाहर से जो लोग नौकरी, व्यापार या अन्य कारणों से दिल्ली आए और यहाँ बस गए, उन्होंने दिल्ली के विकास में अपना धन, मन और श्रम अर्पित किया है। यदि कोई पार्टी उन्हें बाहरी कहती तो उसे इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोटिंग के मामले में, वोटर लिस्ट के मामले में, वोट पड़े न पड़े इस मामले में भ्रष्टाचार की जननी है। अभी बाई इलेक्शन हुए तो उत्तर प्रदेश में जो वोट उनको लगता था नहीं मिलेगा वो पड़ने नहीं दिया। रामपुर में हम पहले देख चुके हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी उन वोटों को जो जानती है कि उन्हें नहीं मिलने वाले उनको वोटर लिस्ट से गायब कर देती है। मैं खुद चुनाव लड़ता था, चुनाव के समय जाओ तो पन्ने के पन्ने कटे मिलते थे, लाइन से खींच देते थे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। अब जो बड़े भाई करते थे, छोटे भाई केजरीवाल भी अब उसमें लग गए हैं और वोटर लिस्ट को नहीं बता रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी पूर्वांचल या दिल्ली में जो बाहर से आके बस के यहाँ का नवनिर्माण कर रहे हैं, यहाँ का विकास कर रहे हैं, यहाँ की आर्थिक विकास में भागीदारी कर रहे हैं, किसी रूप में सेवा कर रहे हैं, मैं उनको उतना ही दिल्ली वासी मानता हूँ जितना दिल्ली के रहने। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार को लेकर मचे घमासान के बीच दिल्ली वालों को एक और गारंटी देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती RWA के जरिए होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में लोग डरे हुए हैं, बीजेपी वालों से नफरत करती है। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और खासकर अमित शाह जी ने देश की क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, खुलेआम चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही हैं, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, गैंग वॉर हो रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और इनकी केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो दिल्ली वालों से नफरत करते हैं और इसी नफरत का नतीजा है कि आज 25-27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई है। लेकिन हमें तो लेना देना है। दिल्ली के लोग तो हमारे हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार हैं। अगर दिल्ली में किसी को तकलीफ होती है तो केजरीवाल के दिल में दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। तो मैंने जगह जगह लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी RWAs हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस RWA को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों को अपने अपने इलाके के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट करने के लिए, ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। बेसिक सुरक्षा, वैसे तो पुलिस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और ना ही हमारा मकसद है पुलिस। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने वोटर लिस्ट में हो रही धांधली को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पूर्वांचल और एंटी पूर्वांचल ये कोई मैटर नहीं है। आप किसी भी समाज, समुदाय या किसी भी जगह के हों, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि हमने देखा है कई लोग यहाँ नहीं रहते,
अपनी पार्टी के वोटों को डलवाने के लिए ऐसे लोगों का वोट बनवा दिया जाता है जो सिर्फ इलेक्शन के समय नजर आते हैं। ऐसे लोगों का वोट कटवा देते हैं जो दूसरी पार्टी के हों। ये सभी पार्टियां करती हैं। अगर आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है तो उन्हें इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए। एक तो पहली चीज, ये कोई पूर्वांचल एंटी पूर्वांचल मैटर नहीं होता है, ठीक है। आप किसी भी समाज समुदाय किसी भी जगह के हों, वोटर लिस्ट में होता है अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं, अगर आप बाकायदा वहाँ रह रहे हैं तो आपका वहाँ का वोट होना चाहिए। और हमने देखा ये प्रथा कि कई लोग जो है वहाँ के लोग नहीं रह रहे होते हैं, अपने पार्टी के वोट डलवाने के लिए ऐसे लोगों का वोट वहाँ बनवा देते हैं जो सिर्फ इलेक्शन के मामले में वहाँ वोट करें, और ऐसे लोगों का वोट कटवा देते हैं जो दूसरी पार्टी का। ये सब पार्टियां करती हैं। अगर आम आदमी पार्टी को ये बात लगती है, मेरा ये है कि उनको जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन में। हम लोगों ने भी कई जगहों पे देखा है। मैं परसों या तरसों एक ऐसे घर पे गया जो जब मैं गया वहाँ तो लॉक था और उसमें धूल वूल पड़ी हुई थी, तो क्वाइट बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ लोग बहुत दिनों से नहीं रह रहे हैं। तो वोटर लिस्ट में वहाँ 25 वोट है उस मकान के, 25 क्या उसमें 5 जने नहीं घुस सकते मकान में। तो ये बात तो है कि गलत वोट बने हैं। अब मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी से, अगर आपके पास पुख्ता सबूत हो तो लेकर जाना चाहिए। इलेक्शन से कमीशन से हमारा ये है कि जो भी निर्णय लें निष्पक्ष होकर लें, लेकिन इस कारण से नहीं कि किसका वोटर है वो किसका नहीं है। अगर वोटर वो यहाँ का नहीं है, यहाँ का रहने वाला नहीं है, तो उसका वोट कटना चाहिए, और अगर यहाँ का रहने वाला है तो उसके वोट का अधिकार उसके पास। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज से कल तक जारी हो जाएगी। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बाकी बची 41 सीटों पर आज मंथन होगा। आज जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इस बैठक के बाद शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति के सभी नेता शामिल होंगे। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निवास स्थान पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली के सभी प्रभारी नेता अंदर बैठे हैं। और आज बाकी सीटों पर काफी डिस्कशन चल रहा है। 41 सीटों पर हर लोकसभा के एमपी से उन्होंने अपनी राय मांगी है। मतलब जो मैं शब्द कह रहा हूं, हमारी राय मांगी है। करने का काम कोई फाइनल उन्होंने हमारे सामने नहीं किया है, और हमारी राय लेकर उन्होंने कहा है कि जो सर्वे में होगा और आपकी राय मैच कर रही होगी तो उसको कंसीडर करेंगे। और मुझे लगता है कि पार्टी जिस गंभीरता से एक एक सीट की चिंता कर रहा है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, तो उससे लगता है दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से 29 टिकटें घोषित हुई थी, और 29 टिकट के बाद लोगों के अंदर एक दिल्ली के कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। उन्होंने पूर्व सीएम के पूर्वांचल पर दिए बयान, दूसरी लिस्ट की तलाश समेत तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि किसके वोट कट रहे हैं। शीश महल और ये पैसा और वो पैसा, तू मैं में अब दिल्ली थक चुकी है। दिल्ली अब अगले 5 साल इन तू मैं में दिल्ली के बर्बाद नहीं होना चाहता। पानी के लिए आज भी लोग जूझ रहे हैं। मैं पूरे कालकाजी में हूँ, लोगों को पानी पीने का 24 घंटे साफ पानी नहीं मिल रहा है। जाकर पूछिए, मोटरें चला चला के थक जाते हैं कि पानी आ रहा होगा। केजरीवाल जी ने एक टूटी ऑन की और नलके से पानी पिया और बोला जी 3री मंजिल बिना मोटर के पानी जा रहा है, देखो मैं पी रहा हूँ। दूसरी तस्वीर नहीं दिखी आपकी? आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ। अतिशी मरलीना को ही कह रही हूँ, आइए। अब तो स्वाति मालीवाल भी मैं देख रही हूँ, राज्यसभा सांसद है, आम आदमी पार्टी की, लड़ रही है दिल्ली के विकास के मुद्दों पर सवाल पूछ रही है अतिशी मरलीना से स्वाति मालीवाल। कालकाजी में जवाब नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है ना। सो बेनकाब हो रहे हैं, बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने आत्महत्या कर ली है। पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष मुजीबुर रहमान उर्फ बबलू काफी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उसी के बाद उन्होंने कैंसर से पीड़ित होकर लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। कैंसर बीमारी से परेशान होकर सपा नेता ने ये कदम उठाया है। वो मौलवीगंज के रहने वाले थे। कैंसर की वजह से वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशानी झेल रहे थे। इसी पीड़ा के चलते उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया है और लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। उनकी मौत से उनके परिवार में शोक की लहर है।
सपा नेता के निधन के बाद समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट कर उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी ने पोस्ट कर कहा कि लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष मुजीबुर रहमान बबलू जी का इंतकाल अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसने देखते ही देखते भारत में भी पैर पसार लिए हैं। इस जानलेवा बीमारी का सामना कर रहे मरीज न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक चुनौतियों का भी सामना करते हैं। इस बीमारी में शरीर की सेल अनियंत्रित रूप से बढ़ने, विभाजित होने और फैलने लगते हैं। ये बीमारी तब होती है जब कोशिकाओं के सामान्य काम में गड़बड़ी आ जाती है। कैंसर कई तरह का होता है जिसमें महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके अलावा भारत में फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर हो जाता है। शहर की घनी आबादी वाली बस्ती सुहेल गार्डन में परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के मामले में 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इनमें से 2 नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। ये जानकारी आज सुबह एक पुलिस ऑफिसर ने दी है। थाना लिसाड़ी गेट में हत्या के प्रकरण में मृत महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 2 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक नामजद अभियुक्त अभी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इन सबके साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहने वाले नगर पालिका के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मस्जिद कमेटी ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी। कमेटी का कहना था कि कुएं की खुदाई और उसे मंदिर का कुआं कहने से वहां पूजा शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए 21 फरवरी को अगली सुनवाई की बात कही है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि कुएं का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। दरअसल मस्जिद पक्ष के वकील इसे सिर्फ मस्जिद का कुआं बता रहे थे और वहां किसी भी तरह की दूसरी गतिविधि पर रोक की मांग कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगह पर बना कुआं है। मस्जिद के अलावा इसका इस्तेमाल दूसरे लोग भी कर सकते हैं। यूपी सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि कुआं सार्वजनिक जमीन पर है। मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा है कि आधा कुआं मस्जिद के भीतर है, आधा बाहर है। कोर्ट ने फिलहाल कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इसका आदेश सिर्फ एक कुएं तक सीमित है जो मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास है। संभल में जिन दूसरे कुएं और बावड़ियों की प्रशासन खुदाइयां करवा रहा है उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि 2006 तक हिंदू उस कुएं में पूजा करते थे। इलाके में एक समुदाय की संख्या बढ़ जाने से हिंदुओं ने वहां जाना बंद कर दिया। अब उसे मस्जिद का कुआं साबित करने की कोशिश की जा रही है। अगली सुनवाई में वो इस बारे में सबूत कोर्ट के सामने रखेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव के करीबी विधायक आलोक मेहता के घर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सुबह सुबह पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक के घर छापा मारा। ईडी ने विधायक के 16 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी है। ये छापेमारी करोड़ों रुपए के लेन देन मामले में की गई है। बिहार के साथ ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की गई है। तो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है, राजनीति शर्मसार होता है। क्या राजनीतिक कार्यकर्ता की स्थिति यह बन जाएगी कि पद मिला, घोटाला की ओर अपना कदम बढ़ा दिए? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तो संस्कृति है, लालूवाद विचारधारा है। तेजस्वी यादव का लालूवाद आइकॉन है, तो संगति का असर तो पड़ेगा ही। तो पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी भी ईडी की चपेट में आए हैं। 17 जगहों पर रेड हो रहा है। यह राजनीति का दुर्भाग्यजनक पक्ष है कि लोकतंत्र की जननी वैशाली के नाम पर सहकारिता बैंक हो, वह कलंकित। इंडिया गठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि आज इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया गठबंधन को स्वाहा कर दिया है। आज इन्हीं के कई घटक दलों ने इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी है। एक बात तो तय है कि विपक्ष बढ़ चुका है और ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते हम देख चुके हैं। कांग्रेस का नेतृत्व देश की जनता तो नकार चुकी है। कांग्रेस का नेतृत्व उनके घटक दल तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते हम लोग देख चुके हैं। 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने की सोच के साथ कई बार ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन बना
और परिणाम क्या हुआ कि ये लोग एक दूसरे की काट ही करने के लिए लग जाते। दिल्ली में अभी चुनाव है, इनके घटक दल आधे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व, देश की जनता तो नकार ही चुकी है, कांग्रेस का नेतृत्व इनके घटक दल तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में एक बात तय है कि एनडीए के सामने कम से कम अब विपक्ष कहीं नहीं ठहरता। मुझे तो बिहार में भी नहीं पता, जब केंद्र में अगर विपक्ष की यह हालत है तो क्या राजद, वाम दल, कांग्रेस, ये तमाम दल। इंडिया गठबंधन पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प देने के लिए था। राज्यों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। उसी बारे में तेजस्वी यादव ने भी कहा था, यही इंडिया गठबंधन का मूल मंत्र है। इंडिया गठबंधन एक सोच थी और वो सोच कभी खत्म नहीं होगी। प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प देने के लिए। राज्यों की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं, अलग होती हैं। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने भी कहा था और यही इंडिया गठबंधन का मूल मंत्र है। जो भी मित्र इसकी ऑबिचुअरी लिखने में लग गए हैं, मीडिया के कुछ साथी, मैं समझता हूं कि वो मृत्यु आलेख लिखने में बहुत तत्पर रहते हैं। अब तो इंडिया खत्म। इंडिया ब्लॉक एक आइडिया था जो मैंने कहा, और वो आइडिया कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सर, आपने देखा उमर अब्दुल्ला से की कोई मीटिंग नहीं हो पा रही है, कोई आगे का एजेंडा। वो चिंताएं हमारी भी हैं, वो चिंताएं हमारे दल की भी हैं, हमारी भी हैं कि सिर्फ चुनाव के वक्त फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग ना बढ़े, बीच बीच में भी चर्चा हो। कई एजेंडा ऐसा होता है जिस पर एक साझी रणनीति की आवश्यकता होती है, वो सिर्फ पार्लियामेंट्री जो सुबह की मीटिंग होती है उससे हल नहीं होते हैं। और वैकल्पिक राजनीति निरंतरता की चीज है, ऐसा नहीं है कि इंटरवल लंबा करके फिर थोड़ा रुक से। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कल चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा था उससे वो बेनकाब हो गए हैं। वो हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार वो हार रहे हैं। एक तरफ जब जेपी नड्डा रोहिंग्या का सवाल उठाते हैं तो उनके साथ पूर्वांचल को जोड़ते हैं और दूसरी तरफ वो बिहार और उत्तर प्रदेश में अपमानित करने वाला बयान देते हैं। उनके खाने और दिखाने के दांत अलग हैं। दिल्ली कोई अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। दिल्ली इस देश की राजधानी है। एक तरफ तो जब नड्डा साहब कहते हैं, रोहिंग्या का सवाल उठाते हैं तो उसके साथ पूर्वांचली को जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में अपमानजनक, अपमानित करने वाला बयान वो देते हैं। बिहार और यूपी के लोग अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीते हैं, और इस बार के चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को जो अपमानित करने का काम अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का बयान देके किया है, उनको उस बार पता चलेगा। कुछ दिन पहले भी उनका पता है हमको, कुछ दिन पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कोरोना काल में उन्होंने क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट कटाते हैं और दिल्ली में आके 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी ने 1 साल बर्बाद कर दिया। वो कहते थे कि रिफाइनरी का काम 31 दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसमें 1 से 2 महीने और लगेंगे। उन्हें देश में जहां भी पेट्रोकेमिकल है वहां टीमें भेजनी चाहिए और जानकारी लेकर तैयारी करनी चाहिए कि हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि आने वाले समय में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। इसकी जो लागत थी लगभग 40,000 करोड़ की, वो लगभग 70,000 करोड़ की हो गई। अब जो मैं कहना चाहूँगा कि इनको चाहिए आते ही रिफाइनरी एक चीज़ है, उसमें तो जो तेल रिफाइन होगा वो देश भर में जाएगा या उत्तर भारत में जाएगा, वो एक अलग इश्यू है। मेन है इस पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है आधुनिक टेक्निक का, और ये रिफाइनरी भी आधुनिक टेक्निक की बन रही है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है। ये हमें समझाना है सरकार को, आग्रह करते सरकार से आप समझने की कोशिश करो। इसमें जो ज़मीनें हमने ईयर मार्क करी है 55 आसपास के अंदर, वहाँ पर बड़े रूप के अंदर यहाँ पर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो बनेंगे, कई तरह के बनेंगे, 100
150 करोड़ 100 करोड़ 100 तरह के बनेंगे, ज़्यादा बन सकते हैं। प्लास्टिक आधारित की इंडस्ट्री लगेगी, उसी तैयारी वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग का तांडव जारी है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग अब और विकराल हो गई है। इस आग की वजह से 2 लाख से ज़्यादा लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया है। ये आग हॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। इस भयंकर आग की वजह से 3 दिन में अब तक 28,000 एकड़ इलाका जलकर खाक हो गया है और 5 लोगों की मौत हो गई है। भीषण आग की वजह से पेरिस हिल्टन समेत कई स्टार्स के बंगले जलकर खाक हो गए हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। कैलिफोर्निया की आग हर घंटे एक नए इलाके को अपनी चपेट में ले रही है। आग की वजह से हॉलीवुड हिल्स पर अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान हॉलीवुड बोर्ड के जलने का खतरा भी मंडरा रहा है। तेज हवाओं की वजह से आग ने फायरनाडो यानी कि फायर और टोर्नेडो का रूप ले लिया है। जिस तरह टोर्नेडो में हवा का गुबार बनता है, ठीक उसी तरह आग की लपटें आसमान छूती नजर आ रही हैं। हॉलीवुड हिल्स पर दुनिया की कई बड़ी प्रोडक्शन हाउस और स्टूडियोज हैं, आग के आगोश में आ गए हैं। इनमें कई हॉलीवुड स्टार्स के आशियाने भी शामिल हैं। 5 इलाकों में फैली ये आग विकराल बनी हुई है। कुछ इलाकों में आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा चुका है। फायर फाइटर लगातार आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। कैलिफोर्निया में आग से तबाही की वजह से 1 लाख से भी ज़्यादा लोग बेघर हो गए। 4 लाख घरों में बिजली संकट पड़ा है। 20,000 एकड़ में फैली इस आग के कारण 60,000 इमारतों पर खतरा बना हुआ है। इस आग से करीब $57 अरब का नुकसान होने की संभावना है। अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। सनसेट इलाके की आग पर काबू पा लिया गया है। लॉस एंजल्स की आग के दौरान लूट की भी घटनाएं सामने आई हैं। सेंटा मोनिका शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। एंजल्स नेशनल फॉरेस्ट को 6 दिन तक बंद कर दिया गया है। कैलिफोर्निया में लगी आग के बीच एक्ट्रेस नोरा फतेही भी फंस गई थी। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।